हमारे पास जो कैरेट्स का मॉडल है इंटरफेस डिज़ाइनिंग का, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट होता है वायर फ्रेम का, वो वायर फ्रेम का जो एलिमेंट होता है, वो उसमें जितने भी गैरेट के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को फोकस करने के लिए हम वायर फ्रेम्स यूज़ करते हैं। वायर फ्रेम्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जिसमें हम ये कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो जनरल पेज का लेआउट है, उसका हम एक स्केलेटन बना रहे होते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो किस तरह की नज़र आएगी, उसमें इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो वायर फ्रेमिंग करने के लिए जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो ये करते हैं कि उन्होंने की कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होता है कि वेबसाइट्स के अंदर हमने ये वाला की कंपोनेंट रखना है, और उसके की कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करके वो डिफरेंट पेजेस डिज़ाइन करते हैं और उनकी प्लेसमेंट्स फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे हमने ये वाला एलिमेंट प्लेस करना है। हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स प्लेस करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जितनी भी चीज़ें, जिस उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करवानी है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें पता हों, ताकि हमें ये पता हो कि हमने उस आइटम को जहाँ पे प्लेस करना है उसको कितनी स्पेस चाहिए होगी, उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। तो हम सिर्फ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं देखते कि हमने यहाँ पे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कौन से रखना है। जैसे आपने सर्च बार प्लेस करनी है या आपने एक टेक्स्ट बॉक्स प्लेस करना है, तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि आपने टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे प्लेस करना है, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास इसके अंदर कितना कंटेंट ऐड होगा, ताकि आप टेक्स्ट बॉक्स की जितनी भी स्पेस एलोकेट कर रहे हैं उस स्पेस के अंदर वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है वहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। आप नेविगेशन बार जब डिज़ाइन करते हैं तो उस नेविगेशन बार का साइज़ मैटर करता है। आप उस नेविगेशन बार में कितने चीज़ें रखना चाह रहे हैं। आप वो नेविगेशन लोकल प्रोवाइड करेंगे या ग्लोबल नेविगेशन प्रोवाइड करेंगे। आपने बैनर्स कितने लगाने हैं, आपने हेडलाइंस किस तरह से देनी है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके फिर वायर फ्रेम्स में जो भी पेज के लेआउट्स होते हैं वो डिज़ाइन हो रहे होते हैं। जैसे आपके पास ये वाली एग्जांपल है एक इंटरफेस की। इस इंटरफेस में हमने की एलिमेंट्स या की कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए हुए हैं। यहाँ पे हमने कंपनी का लोगो रखा हुआ है, इस लोगो के साइज़ की मुनासबत से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें प्लेस की हुई हैं। तो आपके पास ये इंटरफेस जब भी बनता है वायर फ्रेम्स के लिए, तो इस इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि कंपोनेंट्स के साथ उसका कंटेंट भी देख रहे होते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको हमने किस एरिया में प्लेस करना है, कहाँ पे हमें पेज का लेआउट किस तरह से डिज़ाइन करना है, और इसके अंदर हमने कौन सा कंटेंट इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसे आपके पास ये जो मेन टेक्स्ट एरिया है, ये आपके पास काफ़ी बड़ा एरिया है जिसके अंदर आपने सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट पेजेस डिज़ाइन करके और फिर उनको आपस में वायर फ्रेम कर सकते हैं या आपस में लिंकेजेस कर सकते हैं। हमारे पास जो इंटरेक्शंस होता है यूज़र के वेबसाइट्स के साथ, उन इंटरेक्शंस के लिए हमारे पास कुछ सिंपल से प्रिंसिपल्स होते हैं। ये सिंपल से जो प्रिंसिपल्स हैं ये बिल स्कॉट और थ्रेसा नेल ने डिवाइस किए थे। इन प्रिंसिपल्स में हमारे पास जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि हमने वेबसाइट्स को जितने भी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स उसमें होते हैं उसको हमने डायरेक्ट रखना होता है, और आपके जो वेब पेजेस होते हैं उसको आपने लाइट वेट रखना है। आपने यूज़र को सेम पेज के ऊपर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप यूज़र्स को इन्विटेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ट्रांज़िशंस यूज़ कर सकते हैं, और आपके जो वेब पेजेस हैं वो रिएक्टिव होने चाहिए। तो इन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम जो अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, तो हमारी वेबसाइट्स के जो इंटरेक्शंस होते हैं यूज़र्स के साथ वो बेहतर हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको ये वाला प्रिंसिपल अपने वेब पेज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो मेक इट डायरेक्ट है। मेक इट डायरेक्ट में क्या होता है कि आप यूज़र को जो चीज़ें जिस तरह से दिखा रहे होते हैं तो उसी तरह से उनको फंक्शन भी परफॉर्म करना चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो हमारे पास प्रिंसिपल होता है WYSIWYG का। WYSIWYG स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। यानी कि जो चीज़ें आप वेब पेज के ऊपर जिस तरह से देख रहे हैं उनको देख के आप उन चीज़ों से जो भी इंटरप्रेट कर रहे हैं चीज़ें, वो आप उनको उसी तरह से इंटरप्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो कंटेंट होता है ना उसको यूजर्स इंटरप्रेट करते हैं, और जो इंटरप्रेट वो कर रहे होते हैं ना वो रिजेंबल कर रहा होता है वो जो कुछ भी आप उन कंपोनेंट से परफॉर्म कर सकते हैं।
जैसे आप अगर सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, या आपने जो भी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं वहाँ उस बटन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे प्लेस हुई थी। तो हमारे पास जो यूज़र्स होते हैं उनको हम डायरेक्शनैलिटी किस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास इन पेज एडिटिंग होती है, हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है और हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकती है। इन पेज एडिटिंग में क्या होता है कि आप जो चीज़ें यूज़र से एक पेज के ऊपर अपलोड करवा रहे होते हैं, या यूज़र अपना जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्लेस करता है, आप उस इंफॉर्मेशन को उसी जगह पे एडिटिंग की ऑप्शन दे रहे होते हैं। जैसे फ्लिकर के ऊपर अगर आप कोई पिक्चर अपलोड करते हैं और लेट्स से कि आपने उस पिक्चर का टाइटल चेंज करना है, तो आप सिंपली ये करेंगे कि उस टाइटल को जाके क्लिक करेंगे और आपके पास एडिट की ऑप्शन आ जाएगी, आप उसे रीनेम करेंगे और आपकी जो भी पिक्चर है वो रीनेम हो जाएगी। तो इन पेज एडिटिंग में हमारे पास जो भी कंटेंट होता है उसको हम एडिट करने की ऑप्शन दे रहे होते हैं जहाँ पे भी वो कंटेंट प्लेस्ड होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप में ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि जो यूज़र है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन दे दें, यानी कि वो यूज़र जो है वो कोई एक पर्टिकुलर थिंग ड्रैग करे और उसको जहाँ पे उसने ड्रॉप करना है वो वहाँ पर ड्रॉप कर दे और वो वाला एक्शन परफॉर्म हो जाए। जैसे आपने अगर कोई फाइल डिलीट करनी होती है तो आप उस फाइल को ड्रैग करते हैं और जाके डस्टबिन के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं, जो आपके ट्रैश कैन होता है उसके ऊपर जाके ड्रॉप करते हैं तो आपकी वो वाली फाइल डिलीट हो जाती है। या जैसे अगर आपने कोई फाइल अपलोड करनी है गूगल ड्राइव के ऊपर, तो आप सिंपली क्या करें, अपने सिस्टम में से एक फाइल को ड्रैग करें और गूगल ड्राइव में जाके जिसकी लोकेशन पे आपने सेव करना है वहाँ पे आप उसे ड्रॉप करें, तो आपका जो भी फाइल होती है वो वहाँ जाके अपलोड हो जाती है। डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या होता है कि हम यूज़र्स को जो ऑब्जेक्ट्स जिस तरह से भी दिखा रहे होते हैं उसी तरह से उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उसी तरह से उनको यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह से अगर आपने उसके ऊपर कोई बटन रखा हुआ तो वो बटन अगर क्लिक होगा तो वहाँ पे उस बटन के साथ जो भी एक्शन एसोसिएटेड है वो वाला परफॉर्म हो जाएगा। जैसे आप फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो आपका फाइल का आइकन होता है वो जो कुछ भी वहाँ पर डिस्प्ले कर रहा होता है, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट होती है, अगर आप उसे क्लिक करें तो आपकी वो वाली फाइल ओपन हो जाती है। जो सेकेंड प्रिंसिपल इसमें हमारे पास है वो है कीप इट लाइट वेट। कीप इट लाइट वेट का मतलब ये होता है कि आपने यूज़र को बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी होती, कि आप वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं कि यूज़र जो है उसकी आधी एनर्जी इस चीज़ में लग रही हो कि वो उस प्रोडक्ट को या उस आइटम को या उस कंपोनेंट को पहले इंटरप्रेट करे और फिर उसे यूज़ करे। तो हमारे पास जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं जो हमने यूज़र से परफॉर्म करवाने होते हैं या फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, तो उसको हमने एफर्टलेस रखना होता है ताकि हमारा जो यूज़र का लेवल ऑफ एफर्ट है वो रिड्यूस हो रहा हो। तो हम बेसिकली इसमें करते ही हैं कि हम लोग ना यूज़र्स को ये देखते हैं कि हमारे पास यूज़र्स किस तरह का है और यूज़र ने यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं, और फिर उन एक्शंस के अकॉर्डिंगली हम राइट अमाउंट ऑफ इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होता है। इसका मतलब ये है कि आपने इंटरफेस के अंदर सिर्फ वो वाली चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं जो कि उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही होती हैं। उसके अलावा हम बाकी चीज़ें जो है वो इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्चुअल टूल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो जो कॉन्टेक्चुअल टूल्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कोई भी हमने एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। कॉन्टेक्चुअल टूल्स को आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप विंडोज़ के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास मेन्यूज ओपन हो जाता है जो कि किसी भी एलिमेंट से या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ऑप्शंस या सजेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपके पास इसी तरह से वेबसाइट्स के अंदर कॉन्टेक्चुअल टूल्स होते हैं, जैसे आपके पास मेन्यू बार्स होती हैं, आपके पास टूल बार्स होती हैं। तो कॉन्टेक्चुअल टूल में हमें राइट अमाउंट ऑफ कंटेंट देना होता है। वो जो कंटेंट होता है वो हम विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट देख रहे होते हैं। जैसे अगर आपने गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च कर लिया है तो आप उसके अंदर कोई भी कीवर्ड टाइप इन करें और आप उसको सर्च का बटन प्रेस करें तो आपके पास वो वाली चीज़ सर्च हो जाती है। अगर आपने सर्चिंग परफॉर्म करनी है जीमेल के अंदर, तो जीमेल के अंदर आपके पास जो चीज़ें उसके अंदर इनपुट करनी होती हैं उसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होती हैं। जैसे आप उसके अंदर डेट लिख सकते हैं, आप मंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप उसके अंदर टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप उसके अंदर ईमेल का जो सेंडर होता है
उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के आपको जो कॉन्टेक्चुअल टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उस इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, वो विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो यूज़र आपके होते हैं, उन यूज़र्स को अंडरस्टैंड करना होता है आपको कि आपके पास यूज़र किस तरह का है और उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसे वहाँ पे किस तरह की फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ रिक्वायर्ड होगी। तो उन फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ के अकॉर्डिंगली फिर आप अपने प्रोडक्ट के इंटरफेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है जो कि वेब पेजेस के अंदर इंक्लूड होता है, वो प्रिंसिपल होता है स्टे ऑन द पेज। स्टे ऑन द पेज में क्या होता है कि हमारे पास जो पेजेस होते हैं ना, उनकी हम रिफ्रेशर्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं, या हम ये करते हैं कि हम जो यूज़र है ना, उसको हम एक्सप्रेशन ये दे रहे होते हैं कि यूज़र अपने फ्लो में जिस तरह से भी काम कर रहा है, हम उसको उसी तरह से फ्लो में काम दे रहे हैं। जैसे आप बजाय इसके कि आप बार बार पेजेस स्विच करते रहें, आप एक ही पेज के ऊपर यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप ओवरलेज यूज़ कर सकते हैं, आप इनलेज यूज़ कर सकते हैं, आप वर्चुअल पेजेस यूज़ कर सकते हैं, और इनके थ्रू आप यूज़र को एक ही पेज पर रहते हुए डिफरेंट फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे ओवरले में ये हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं किसी एक पेज के ऊपर रहते हुए, और आपने उसके ऊपर एक और मिनी पेज डिस्प्ले करवा दिया है जो कि लाइट वेट हो, तो आपके पास एक लाइट वेट लेयर बन जाती है। जैसे अगर आपके पास कहीं पे डाटा एंटर करना होता है आपने, और आप कोई डेट वगैरह उसके अंदर एंटर करते हैं, तो जैसे ही आप डेट की फील्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक कैलेंडर ओपन हो जाता है एक स्मॉल विंडो के अंदर। तो ये आपके पास ओवरले की एग्जाम्पल है कि बजाय इसके कि आप यूज़र को नेक्स्ट पेज पे मूव करवाएं और फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आप उसे कैलेंडर खोल के दिखाएं, आप सेम पेज के ऊपर ही एक स्मॉल विंडो उसके ऊपर ओवरले कर सकते हैं, और वहाँ से आप यूज़र को उसके अंदर कुछ चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास इनलेज की ऑप्शन होती है। इनले की ऑप्शन में ये होता है कि बजाय इसके कि आप यूज़र को एक नई विंडो ओपन करवाएं, आप उसी पेज के अंदर कुछ चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे आप अगर यूज़र नेम और पासवर्ड रॉन्ग एंटर करते हैं, तो उसी पेज के ऊपर ही आपके पास जो है वो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि आपने रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया है। या जैसे आप कस्टमाइज करते हैं पेज को, या आपने कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन क्लिक किया है, तो आपके पास जो है नीचे कस्टमाइज की ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाती हैं उसी पेज के अंदर। तो बजाय इसके कि आप पेज को दोबारा से रिफ्रेश कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, इनले कर लेते हैं। या जैसे आप वर्चुअल पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं सेम पेज के ऊपर रहते हुए, यूज़र को आप ये इंप्रेशन देंगे कि आप सेम पेज के ऊपर हैं। जैसे वर्चुअल पेजेस में हमारे पास वर्चुअल स्क्रोलिंग हो सकती है, यानी कि आपके पास जो पेजेस हैं उसके ऊपर आप यूज़र को एक पेज के जितना कंटेंट जो है वो अभी डिस्प्ले करवा दें, सारी सारी चीज़ें लोड ना करवाएं, और जैसे जैसे वो नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाता है तो वैसे वैसे आप उसे एलिमेंट्स डाउन उसके ऊपर शो करवाते जाते हैं। तो जैसे आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो एक पेज के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं वैसे वैसे आपका जो पेज होता है वो एक्सटेंड होता चला जाता है, लेकिन आप होते एक सेम पेज के ऊपर ही हैं। या जैसे हमारे पास वर्चुअल जूमिंग की ऑप्शन होती है, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाके ज़ूम करते हैं तो आपके पास जो स्पेस होती है ना पेज की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे आपको इम्प्रेशन ये मिल रहा होता है कि आपका जो पेज है उसमें साइज़ इंक्रीज हो गया है। जैसे आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाके ज़ूम करते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट जो होती है ना वो ज़्यादा एनलार्ज होके शो होना शुरू हो जाती है। तो आप होते सेम पेज के ऊपर ही है, लेकिन आपके पास एक वर्चुअल पेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला जो प्रिंसिपल है उसमें हमारे पास ये होता है कि हम यूज़र को इनविटेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि हम यूज़र्स को इनवाइट कर रहे होते हैं कि वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। जैसे आप यूज़र्स को टूर इनविटेशंस दे सकते हैं, जैसे आप हूवर इनविटेशंस दे सकते हैं, आप कॉल टू एक्शन इनविटेशन दे सकते हैं। जैसे यूज़र ने अगर टेक्स्ट कोई टाइप कर लिया है तो उसके बाद आप जो बटन है वो उसके ऊपर बटन आप उसको एनेबल करके दिखा दें कि अगर आपने इसके अंदर ये वाला फॉर्म फिल कर लिया है तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो ये आप जो है ना इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो इनवाइट करके वो बटन ब्लिंक करके आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आप ये कम कर सकते हैं, या आप अफोर्डेंसेस के थ्रू इनविटेशन दे सकते हैं, आप होवर के थ्रू इनविटेशन दे सकते हैं, या जैसे
आप विंडोज़ जो है वो न्यू इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर टूर की ऑप्शन होती है। आप यूज़र्स को टूर दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट का या अपनी स्पेसिफिक वेबसाइट का, तो आप यूज़र्स को इन्विटेशंस दे सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास है यूज़ ट्रांजिशंस का। तो ट्रांजिशंस में हम ये करते हैं कि हम सिनेमैटिक इफेक्ट्स ऐड कर रहे होते हैं। उन सिनेमैटिक इफेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप ब्राइट और डिम कर सकते हैं यूज़र की अटेंशन लेने के लिए, आप एक्सपैंड कोलैप्स कर सकते हैं, आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, आप स्पॉटलाइट दे सकते हैं, आप लाइट बॉक्स इफेक्ट्स दे सकते हैं। ब्राइटन और डिम को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आपका जो भी यूज़र है उसने अगर तो चीज़ें फिल इन नहीं की हुई हैं तो आपके जो बटन होते हैं वो डिम होते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाती है तो आप उस बटन को ब्राइटन कर सकते हैं। या जैसे आपके पास एक्सपैंड और कोलैप्स का जो ऑप्शन होता है उसके अंदर आपके पास जिसमें टूल बार्स होती हैं, तो अगर तो आपको टूल बार के अंदर से कोई चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं तो आप उसके ऊपर जाकर उसे एक्सपैंड कर सकते हैं और फिर आपके पास स्पेस ज़्यादा करने के लिए आप दोबारा से उसे कोलैप्स कर सकते हैं। या जैसे आपके पास सेल्फ हीलिंग ऑप्शंस होती हैं, सेल्फ हीलिंग में ये होता है कि आपने अगर कोई आइटम डिलीट किया है तो उस आइटम की जगह जो है वहाँ पे एम्प्टी स्पेस रहती है कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, और फिर आप उसके अंदर सारे के सारे आइटम्स वहाँ पे अलाइन कर देते हैं या उस जगह को आप जो है ना वो हील कर देते हैं। तो आप इस तरह की जो ट्रांजिशंस हैं वो यूज़र्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल है वो हमारे पास है बी रिएक्टिव का। बी रिएक्टिव में क्या होता है कि हमारे पास जो वेबसाइट्स की फिजिक्स होती है ना उसके अंदर एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर शुड बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जिस तरह फिजिक्स में लॉ होता है इसी तरह से ये वाला लॉ हम वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। इस लॉ में हम ये कर सकते हैं कि हम ऑटो कंप्लीट प्रोवाइड करते हैं, हम यूज़र को लाइव सजेशन दे सकते हैं, हम सर्चिंग की फैसिलिटी दे सकते हैं, हम सर्चेस को रिफाइन कर सकते हैं, हम रिव्यूज़ दे सकते हैं। जैसे अगर आप मैसेजेस के ऊपर टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास स्विफ्ट की ऑप्शन होती है, अगर आपने वो एनेबल की भी होती है तो वो आपको सजेशंस दे रहा होता है कि आपने इसके बाद ये नेक्स्ट टाइप करना है। या जैसे आप गूगल के अंदर सर्च करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपके पास जो है ना वो सर्च में आपको सजेशंस देने लगता है नीचे, तो वो आप सर्चेस रिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीरियोडिक रिफ्रेशेस कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑटो कंप्लीट की ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी वेबसाइट को मोर रिएक्टिव बना रही होती हैं, यानी कि यूज़र ने जैसे ही कोई एक्शन परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंगली हम कोई रिएक्शन जनरेट कर रहे हैं। आपके पास इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ये सारे रेफरेंसेस हैं, इनके ऊपर जाके आप इसके बारे में मज़ीद सर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे।